Hello everyone, I am Deepika and today we're going to study Fire and Ice, which is a poem written by Robert Frost. So let's get started. सबसे पहले Fire and Ice, it's a very symbolic poem जहाँ पे कि हमारा Fire and Ice both represent एक desire और दूसरा hate. सो सिंबॉलिक पोम क्या होती है जहां पे जो भी उन चीजों का किसी इंसान का किसी एक्शन का जो लिटरल मतलब होता है उससे ज्यादा कुछ सिग्निफाई करती है। जैसे यहाँ पे फायर बस फायर ही नहीं, वो सिग्निफाई कर रही है डिजायर को, रिप्रेजेंट कर रही है डिजायर को, एंड आइस इज रिप्रेजेंटिंग हेट। सो सिमिलरली which is why we can say that this poetry is a symbolic poem. A symbol, I'm going to read this definition for you so that you have a clearer idea, आपको clearly पता चले कि क्या है actually symbol. A symbol is a person, object, place, event or action that suggests more than its literal meaning. मतलब किसी भी चीज का जो एक्चुअल वास्तव मतलब है उससे कुछ ज्यादा सजेस्ट करे तो वो बन जाता है हमारा सिंबल। इसीलिए फायर को और आइस को यहाँ पे बोला गया है डिजायर एंड हेट, विच इज वाई ये पोएट्री हमारी बन जाती है सिंबॉलिक पोएम, क्योंकि यहाँ पे फायर डिजायर रिप्रेजेंट कर रही है और आइस हमारा हेट को दर्शा रही है। यहाँ पे ह्यूमन डिजायर के बारे में बात हो रही है, बताया गया है कि किस तरीके से हम ह्यूमन के अनकंट्रोलेबल डिजायर्स होते हैं, फायरी डिजायर्स होते हैं। बेसिकली जो डिजायर्स अनकंट्रोलेबल होते हैं वो क्या करते हैं, एंड में जाके हमारा ही डिस्ट्रक्शन लेकर आते हैं साथ में। और इसी तरीके से हेट्रेड, अगर हम किसी इंसान के लिए या फिर किसी नेशन के लिए हावर कर रहे हैं हेट्रेड, तो डिस्ट्रक्शन बस दूसरे का ही नहीं होता। अगर हम कुछ कॉज करते हैं डिस्ट्रक्शन या फिर कुछ बुरा उनके लिए करते हैं, साथ में हमारा भी होता है। जैसे अगर हम हेट अपने अंदर पाल रहे हैं, इट इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर ओन सेल्फ, और हम ही अंदर से अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे दोनों फायर एंड आइस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिजायर एंड हेट्रेड रिस्पेक्टिवली, दोनों किस चीज को लीड करते हैं, डिस्ट्रक्शन को। तो दोनों का ही एंड रिजल्ट क्या है, डिस्ट्रक्शन। ये हमारी पोएट्री है, हम लाइन बाय लाइन करने वाले हैं पूरी की पूरी पोएट्री। सो काइंडली फोकस, और मैं पूरे के पूरे वर्ड मीनिंग्स आपको बताऊंगी, लिटरेरी डिवाइसेस हम डिस्कस करेंगे एंड राइमिंग स्कीम भी डिस्कस करेंगे। सो शुरुआत करते हैं हमारी पोएट्री से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम इन आइस। हम कह सकते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड कुछ बोलते हैं आइस में। तो मतलब यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका थॉट है, पहले एक फेवर करते हैं आइस को और फायर को, और दूसरा आइस को। तो ये दो लाइंस हमें क्लियर हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड का जो एंड है वो कैसे आएगा, फायर से, और दूसरे हमें बोलते हैं एंड आएगा आइस से। फॉर वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब हमें पोएट ने बोला है जितना मैंने डिजायर को जाना है, जितना मैंने समझा है डिजायर को, आई मतलब इट्स द फर्स्ट पर्सन, सो नाउ पोएट्स पर्सपेक्टिव, हमारे पोएट हमें बता रहे हैं कि जितना उन्होंने समझा है डिजायर को, जितना उन्होंने अभी तक जाना है, जो भी इनका पर्सपेक्टिव है अभी तक, उनको लगता है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं उन लोगों के साथ जाना पसंद करूंगा जिनके हिसाब से फायर विल लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन नेक्स्ट ही लाइन में वो बोलते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि मतलब अगर हमारे इस वर्ल्ड को दो बार मरना होता, पेरिश का मतलब होता है एंड और डाई, कि अगर दो बार मरना होता या खत्म होना होता, फिर इन दैट केस क्या होता, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो शायद मुझे हेट के बारे में भी काफी कुछ पता है। सो नाउ ही सेइंग इन द फर्स्ट फोर लाइंस ही सेड कि मुझे डिजायर के बारे में पता है और मैं उन लोगों के साथ खड़ा होना पसंद करूंगा जो फायर को बोलते हैं कि वर्ल्ड का एंड करेगा। उसके इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में वो बता रहे हैं हमको कि आइस भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने हेट भी इतनी देख ली है कि मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, कि आइस विल ऑल्सो एंड कैन ऑल्सो लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरीके से ही सेज टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स बी इनफ और सफिशिएंट, कि मतलब वो काफी है। अगर वर्ल्ड को दो बार खत्म होना होगा, दो बार एंड होना होगा, तो आइस भी उतनी कारगर है जितनी की आपकी फायर एक वर्ल्ड को एंड करने के लिए। सो नाउ ही इज सेइंग इफ ही इज फेवरिंग फायर इन the first four lines, then in the next few lines he says that ice is equally good to destroy the world. तो destroy the world, तो हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए दोनों के दोनों काफी हैं, चाहे वो हमारी फायर हो या हमारी आइस हो। जो हमारे डिजायर्स हैं वो वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं, और जो हमारी हेट्रेड है वो भी वर्ल्ड को एंड कर सकती है। सो आई होप द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएट्री इज क्लियर। बस 9 ही लाइन थी इसमें, एंड दिस वाज द इंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएट्री। अब हम मूव करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ।
तो पहले हमारा आता है एसोनेंस। मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी थी ताकि आपको इजी हो पढ़ने में। एसोनेंस टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर वर्ड्स क्लोज टू वन अनदर रिपीट द सेम वाउल साउंड बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट वर्ड्स। हमारे वाउल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो भी इन वर्ड्स का साउंड, जो भी इन अल्फाबेट्स का साउंड है, वाउल्स का साउंड है, वो आएगा वर्ड्स में जो नेक्स्ट टू ईच अदर है या क्लोजली प्लेस्ड हैं, लेकिन वो स्टार्ट किससे होने चाहिए? डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से। तो यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड, विल, एंड, इन, फायर। यहाँ पे हमें कुछ लग रहा है कॉमन? हाँ, हमें यहाँ पे आई लग रहा है, यहाँ पे भी आई लग रहा है, यहाँ पे भी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा एसोनेंस है। अब नेक्स्ट वाली लाइन में देखिए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे ओ, 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 ओ। सो यहाँ पे भी हमारा वाउल साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं हमारा एसोनेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड or expression at the beginning of successive phrases, clauses, sentences or verses, especially for rhetorical or poetic effect। मतलब ज्यादा emphasis, ज्यादा जोर देने के लिए जब एक वर्ड या फिर एक एक्सप्रेशन, मतलब या तो एक वर्ड हो या फिर एक एक्सप्रेशन हो, आपके सक्सेसिव फ्रेजेस मतलब नीचे वाली लाइंस में या सेंटेंसेस में आपका रिपीट हो रहा हो, इसको हम बोलते हैं एनाफोरा। जैसे आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं, some say the world will end in fire, some say in ice, who's some? So यहाँ पे बहुत एम्फोसिस डाला गया है इस चीज को बताने के लिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि फायर से होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, और कुछ लोग बोलते हैं कि आइस से होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी हमारी राइम स्कीम। अब आपको राइम स्कीम पता है कि एक लाइन के एंड में अगर वर्ड्स सिमिलर साउंड करते हैं तो वो हमारे राइम स्कीम क्रिएट करते हैं। जैसे कि फायर, डिजायर, फिर से फायर, तो ये हमारा ए हो गया। बी आइस, ट्वाइस, आइस एंड सफाइस। बी, नाउ हेट इज लेफ्ट, हेट, great. So CC. So now it becomes ABA, ABA, ABC, ABC, BCB, BCB. So this is your rhyming scheme here. Now personification. आपने देखा किस तरीके से फायर और आइस दोनों को बताया गया है कि वो केपेबल है डिस्ट्रक्शन के। फायर और आइस हमारा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट? वो तो डिस्ट्रक्शन ऐसे नहीं कर सकते, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आइस और फायर को पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पे क्या यूज किया गया है? पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। और अब हम पढ़ेंगे एनजेबमेंट। एनजेबमेंट, इसका मतलब ये क्या होता है? ये जो लिटरेरी डिवाइस है, इसमें एक सेंटेंस बिना किसी फुल स्टॉप, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन में जाता है। जैसे आप देखेंगे, आई थिंक आई नो ऑफ इट, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। कंटिन्यूज टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, नो पंक्चुएशन मार्क, is also hate, no punctuation mark, and would suffice। now end में जाके हमारा पंचुएशन मार्क आया। इसका मतलब ये जो 4 लाइंस थी, इनमें से 3 लाइन के बीच में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं था। जब एक लाइन दूसरी लाइन और तीसरी लाइन ऐसे कंटिन्यू होती रहती है किसी बिना किसी पंचुएशन मार्क के, उसे हम बोलते हैं एनजेबमेंट। आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और हमारा एक और रहता है एलिट्रेशन, लिटरेरी डिवाइस, जो कि हमारा एलिट्रेशन है, जहां पे हमारा वर्ड के एडजेसेंट जो वर्ड होते हैं, या तो उनमें सेम स्टार्टिंग अल्फाबेट हो या फिर साउंड सेम हो। जैसे कि सम से, स, इट बिकम्स योर एलिट्रेशन। एंड नेक्स्ट इज favor and fire, this is also your alliteration. So these were the figures of speech: alliteration, enjambment, personification, anaphora and assonance. So these are good enough. Please read them, prepare them well, because they can be tested in 1 mark in your exams, and also of course the rhyming scheme. So let's just quickly recap the poetry. हमारे poet ने हमें बताया है कि fire represent करता है desire and ice represents hate. दोनों के दोनों are equally capable of destroying the world, and this is what the poetry is entirely about. So I hope आपको पूरी की पूरी poetry समझ आई हो, पूरी poem समझ आई हो, and if you have any doubts, please leave them in the comment section below. I'll see you in the next video. Till then, much love. Thank you for watching, and if you liked the video, kindly like it, share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you very much.